किसान भाइयों नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके बीच उपस्थित होते हैं एक नए विषय विशेषज्ञ को लेकर। लेकिन आज हम आ पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान को देश का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर CR मेहता। आप निदेशक हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको देश का प्रतिष्ठित अवार्ड पाने के नमस्कार। लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये अवार्ड क्या है और किस माध्यम से आपको दिया गया है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की स्थापना 15 फरवरी 1976 को हुई थी। इस संस्थान ने करीब 45 वर्ष पूरे कर दिए हैं और इस संस्थान को अभी सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है, जो कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो फाउंडेशन डे है 16 जुलाई 2021 को यह अवार्ड हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा प्रदान किया गया। और ये अवार्ड ICR के बड़े इंस्टीट्यूट में इस संस्थान को दिया गया है। और इस संस्थान के लिए एक गौरव की बात है कि इस संस्थान को इसकी 45 वर्ष के जो कार्य किए उसके लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये इस संस्थान को पहली बार अवार्ड मिला है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये संस्थान किस प्रकार से काम करता है, इसमें विभाग कितने हैं, इसके बारे में भी आप बताएं। जैसा कि आपने संस्थान के नाम में बताया कि कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में ये संस्थान लगा हुआ है, इसमें मेनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फार्म मैकेनाइजेशन है, एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग है और एनर्जी मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। ये 4 मुख्य एरिया है जिस पर इस संस्थान का मेन फोकस है। इस संस्थान में इसके अतिरिक्त भी ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी होता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट के लिए PhD प्रोग्राम भी इस संस्थान के में चल रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस संस्थान में 5 विभाग है, जिसमें पहला विभाग है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन डिवीज़न, दूसरा विभाग है एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग डिवीज़न, तीसरा विभाग है एग्रीकल्चर एनर्जी एंड पावर डिवीज़न, चौथा विभाग है इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, पांचवा विभाग है टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट डिवीज़न। ये 5 विभाग है जो कि अलग अलग प्रकार की रिसर्च पर फोकस करते हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्थान से 4 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जिसके पूरे देश में विभिन्न भागों में 60 से ज़्यादा केंद्र है जो कि लोकेशन स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक रिसर्च पर फोकस करते हैं। इसके अतिरिक्त भी इस संस्थान का एक रीजनल सेंटर है जो कि कोयम्बटूर में स्थित है। वो सदर्न इंडिया की रिसर्च रिक्वायरमेंट को मीट करता है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सोयाबीन प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन भी है, जिसमें कि सोयाबीन्स का प्रोसेस करके डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन से दूध है, पनीर है, इस प्रकार की कई प्रोडक्ट्स को बनाने में ये संस्थान रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम मुख्य रूप से करता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, किस तरह से ट्रेनिंग होती है, कितने प्रकार की ट्रेनिंग है और इसमें किस तरह से छात्र हिस्सा ले सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि इस संस्थान ट्रेनिंग में भी इंक्लूड है। हम इस संस्थान में अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स करते हैं। एक तो ये होती है कि जैसे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं या साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनके लिए भी रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं। उसके अतिरिक्त किसानों के लिए भी हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो मशीनें अलग अलग भागों में विकसित की गई है उनको किसान कैसे उपयोग में ला सकते हैं, उससे उनकी पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं और कम समय में अपना कार्य कैसे पूरा कर सकते हैं। इस सब पर हमारा संस्थान ट्रेनिंग देता है। हमारे संस्थान में टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट डिवीज़न है जो कि ट्रेनिंग पर बहुत फोकस करता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल भी है जो कि किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग इस संस्थान में भी ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ तक कि किसानों के खेतों में भी जाके इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। बिल्कुल, रिसर्च का भी आपने जिक्र किया, तो किस तरह के रिसर्च यहाँ पर होते हैं और क्या ये संस्थान देश की ज़रूरतों को पूरा कर पाता है रिसर्च के मामले में? हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि इस संस्था में किस प्रकार की रिसर्च होती है, यहाँ कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित हर प्रकार के रिसर्च होती है। जैसे कि खेत में काम करने के लिए
जैसे खेत को तैयार करने से लेकर कटाई तक के लिए जो अलग अलग प्रकार के उपकरण और मशीनरी का विकास है, उसमें मैनुअली ऑपरेटेड, एनिमल ऑपरेटेड, सेल्फ प्रोपेल्ड और ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीनों पर रिसर्च किया जाता है। उसके अतिरिक्त जैसे हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद उस अनाज की प्रोसेसिंग के लिए भी अलग अलग प्रकार की मशीनों का विकास किया जाता है। आज आप जानते हैं कि हमारे देश में अक्षय ऊर्जा पर बहुत जोर है, उससे रिलेटेड भी हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य होता है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब वाटर यूज इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए भी हमारा एक विभाग है इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, वो उस क्षेत्र में विकास और रिसर्च करता है। इसके अतिरिक्त भी हमारा एक सोयाबीन प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन सेंटर है, जो कि सोयाबीन को प्रोसेस करके अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट बनाए, जिसमें कि प्रोटीन आप जानते हैं कि काफ़ी होता है। उसके लिए उस पर भी रिसर्च और ट्रेनिंग का काम भी करता है। मेहता जी, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम पर इसका कितना असर देखने को मिला है? वैसे आप ये जानते ही होंगे कि कोरोना काल में भी कृषि ही एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसको कि मतलब सरकार ने अलाउ किया था, और हमारे संस्थान को भी इस कोरोना काल में इससे रिलेटेड भी रिसर्च करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने टच फ्री हैंड सैनिटाइज़र विकसित किया था। इसके अतिरिक्त भी एक ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग सिस्टम भी ये हमारे संस्थान ने विकसित किया, जिसको हमने एक दिल्ली बेस्ड कंपनी को लाइसेंस भी किया, और उन्होंने 1000 से ज़्यादा इसी प्रकार के यूनिट को देश के विभिन्न भागों में बेचा है। बिल्कुल। एक और सवाल मेहता जी मेरा आपसे कि किसान इस संस्थान से किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह से वो अपनी भागीदारी इसमें निभा सकते हैं? किसानों के लिए इस संस्थान में 2 प्रकार से वो जुड़ सकते हैं। एक तो है कि किस प्रकार की कृषि मशीनरी देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध है, उसके बारे में हमारे वैज्ञानिक उनको जानकारी देते हैं। उसके अतिरिक्त भी हम कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू किसानों के लिए ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो खुद मशीनों को चला के उसके बारे में जान सकते हैं और उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों पे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कितने प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं जिनका लाभ किसान ले सकते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? हमारे संस्थान ने आज तक 300 से ज़्यादा मशीनें विकसित की गई है। उसमें से 100 से ज़्यादा को हमने कॉमर्शियलाइज भी किया है। फिर हमारे यहाँ पिछले 5-7 साल से टेस्टिंग के 2 सेंटर भी चल रहे हैं, जिसमें एक तो है कि फार्म मशीनरी की टेस्टिंग है, दूसरा एग्रो प्रोसेसिंग मशीनरी की भी टेस्टिंग की जाती है। ये क्या है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के इम्प्लीमेंट्स और मशीनरी मिले, उसके लिए भारत सरकार का प्रोग्राम है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसमें भारत सरकार सब्सिडी देती है, और उसमें जो भी सब्सिडी के थ्रू मशीनें बिकती है, उन मशीनों का किसी एक संस्थान में टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें CI भी एक संस्थान है। बिल्कुल। मेहता जी, एक और सवाल, किसान आधुनिक खेती की तरफ किस तरह से बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी आप बताएं। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक तो हमारी खेत का जोत छोटी होती जा रही है दिन ब दिन, और अभी
एवरेज देखें तो 1 हेक्टेयर के करीब आ गई है एक बिल्कुल। किसान के पास। दूसरा है कि किसान को जब मुख्य खेत में काम करने होते हैं उसमें मजदूरों की उपलब्धता नहीं होती है और उसकी वजह से ये होता है कि वो अपना समय से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर वो आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे तो उनका कार्य समय से पूरा होगा, कम लागत पर भी उपलब्ध होगा। उसके लिए भी अगर वो उपकरणों का क्या है कि उपयोग बहुत कम समय के लिए होता है, तो वो कस्टम हायरिंग पर अगर वो मशीनें लें तो उनकी लागत भी कम हो जाएगी और वो अपना कम समय में काम अपना पूरा करेंगे, जिससे कि वो 2 से 3 क्रॉप को एक साल में ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मेहता जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि एडमिशन प्रक्रिया किस तरह से छात्र पूरी कर सकते हैं, किस तरह से पीएचडी प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हमारा संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंतर्गत पीएचडी प्रोग्राम चला रहा है। उसका एक सेंटर है हमारे संस्थान में, तो उसके लिए एक नेशनल लेवल पर एडवर्टाइजमेंट होता है साल में एक बार। उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई करके उसमें कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है और उनका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद फिर वो अपनी चॉइस दे सकते हैं कि वो IRA दिल्ली जाना चाहते हैं या CI भोपाल आना चाहते हैं और उसके बाद वो उनका सिलेक्शन हो जाता है और फिर वो ज्वाइन करते हैं। यहाँ शुरू में उनके लिए 1 साल के लिए कोर्स वर्क होता है और उसके बाद 2 साल वो अपने रिसर्च पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से ये संस्थान काम करता है? ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, उसका भी एक नोडल सेंटर है। उसमें कई प्रकार के प्रोग्राम है। एंड टाइम एक तो टेस्टिंग रिलेटेड है, एशिया पैसिफिक नेटवर्क में जो टेस्टिंग की एक्टिविटी होती है उसमें भी इस संस्थान का की रोल होता है, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड डेवलप करना, टेस्टिंग के लिए प्रोटोकॉल बनाना है। इसके अतिरिक्त भी जो मैकेनाइजेशन इस एशिया पैसिफिक रीजन में होता है उसके लिए भी साल में 1-2 बार मीटिंग्स होती है। उसमें हम लोग इंटरेक्ट करते हैं अपने पास क्या टेक्नोलॉजी और जो अपने दूसरे संस्थान हैं, दूसरे कंट्रीज है उनके पास किस प्रकार की है और आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ प्लस टेक्नोलॉजीज़ का। इस प्रकार हमारा काफ़ी CSR इंस्टीट्यूट प्लस ये CSM के थ्रू इंटरेक्शन है, जिसका कि अभी हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल मेहता जी आपसे कि कृषि मशीनरीकरण की इस वक्त मौजूदा वक्त में क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में भी आप बताएं। जैसा कि आपने ये भी जाना है कि कोविड-19 पीरियड में ये भी हुआ कि मज़दूर अवेलेबल नहीं थे कुछ भागों में, जैसे पंजाब हरियाणा में आपने सुना था कि कहीं दूसरी स्टेट से मज़दूर आते हैं, लेकिन उस पीरियड में वो पलायन करके फिर अपने स्टेट में चले गए। तो वहाँ क्या है कि जो काम जैसे राइस की ट्रांसप्लांटिंग करनी थी उसके लिए मज़दूर उपलब्ध नहीं थे, तो उसमें राइस ट्रांसप्लांटर को वहाँ काफ़ी उपयोग किया गया, जिससे कि किसान अपना काम समय से पूरा कर पाए। तो ये कृषि मशीनरीकरण ही है, जैसे क्योंकि अब धीमे धीमे क्या हो रहा है कि मज़दूर खेती का काम करने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें अब मशीनों की तरफ ही जाना पड़ेगा और वही एक ऑप्शंस है। तो दिहाड़ी मज़दूरों पर इसका किस तरह से असर पड़ता है, क्योंकि हम शहरों में देखते हैं बड़ी तादाद में दिहाड़ी मज़दूर जो हैं रोज़गार की तलाश में रहते हैं, तो उन्हें खेती से किस तरह से जोड़ा जा सकता है? आपने बताया कि दिहाड़ी मजदूर शहरों में उपलब्ध है। अभी हो ये रहा है कि मजदूर गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री में काम करें, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करें और खेती में काम करने के लिए अब ये देखा जा रहा है कि खेती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हम उपकरण और मशीनरी विकास करें वो महिलाओं के लिए भी सूटेबल हो और वो भी उसमें एज ए पावर सोर्स काम करें। अभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लेबर का काम महिलाएं करती है, लेकिन आगे अपन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महिलाएं भी मशीनों को चलाएगी और खेती का बहुत कुछ कार्य करेगी। और जो मजदूर अगर जो मतलब अवेलेबल भी है वो एग्रो प्रोसेसिंग में भाग ले सकते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ में भी कर सकते हैं, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल। मेहता जी, महिलाओं को खेती से जोड़ने के लिए सरकार को इसमें क्या पहल करनी चाहिए? सरकार भी आजकल महिलाओं के लिए बहुत पहल कर रही है। उनके लिए अलग से उन्होंने बजट का प्रोविज़न भी किया है, उसमें महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है, जिससे कि वो जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो उसमें मशीनों को कैसे चलाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं। यहाँ तक कि आपने सुना भी होगा कि कई कस्टम हायरिंग सेंटर भी महिलाएं चलाने लगी है। तो अब महिला भी इस क्षेत्र में आगे आ रही है, उनकी भागीदारी ये एक्सपेक्ट है कि आगे और बढ़ेगी। चलिए मेहता जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि किसान किस तरह से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहता जी हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए किसान भाइयों, अब बढ़ते हैं खबरें खेती की ओर। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ, किसान डेटाबेस होगा तैयार, औषधि पौधों के प्रति जागरूकता अभियान और धान की फसल का कीट प्रबंधन, किसान समृद्धि शिविर लगेंगे। और अब खबरें विस्तार से। खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कृषि व समृद्ध उत्पादों में हमारा स्थान देश दुनिया में नंबर 1 या 2 पर है। हमारे किसानों व वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है कि हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा करें तो लगभग सभी जिलों में नंबर 1 ही हो सकते हैं। श्री तोमर ने ये बात किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ करते हुए कही। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। श्री तोमर ने कहा कि वर्षा आधारित व अन्य क्षेत्रों में कब कब कौन सी खेती हो व किन बीजों का इजाद किया जाए, इस पर ICAR सफलतापूर्वक काम कर रहा है। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि कृषि व किसान नई तकनीक से जुड़ें, हमारे उत्पाद गुणवत्तापूर्ण हो, वैश्विक मानकों पर खरे उतरें, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, कम रकबे, कम सिंचाई, पर्यावरण के मित्र रहते हुए पढ़े लिखे युवा कृषि की ओर आकर्षित हो। ये सरकार के साथ किसानों की भी जिम्मेदारी है। किसान डेटाबेस होगा तैयार। छिंदवाड़ा, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान का एक यूनिक फार्मर ID FID तैयार किया जाएगा, जिसमें किसानों के हित में शासन की योजनाओं को बेहतर नियोजन, निगरानी, नीति निर्माण, रणनीति तैयार करना और योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत देश के 100 ग्रामों का चयन किया गया है। इस संदर्भ में छिंदवाड़ा जिले की तहसील छिंदवाड़ा के 5 ग्रामों इमलीखेड़ा, रोहनकला, मुगरैया, धुनिया भांड व धुनिया उदना व तहसील मोहखंड के 5 ग्रामों शिकारपुर, मुरमारी, खुंझिर कला, जैतरपुर खुर्द व खैरवाड़ा, इस प्रकार कुल 10 नामों का चयन किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त सचिव डिजिटल कृषि विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चयनित 10 ग्रामों के किसानों का एक यूनिक फार्मर ID बनाए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। औषधि पौधों के प्रति जागरूकता अभियान। भोपाल आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार आयुष मंत्रालय NMPB अनुसार आयुष आपके द्वार कार्यक्रम राष्ट्रीय अभियान के रूप में 3 सितंबर 2021 से प्रारंभ कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत औषधि पौधों का वितरण जन सामान्य में औषधि पौधों के प्रति जागरूकता के लिए किया जाना है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत औषधि पौधों का वितरण 1 वर्ष की अवधि तक अगस्त 2022 तक जन सामान्य को अपने घर में रोपित करने के लिए किया जाना है। इस हेतु औषधि पौधों की आपूर्ति उद्यानिकी विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया है कि पौधों के वितरण एवं रोपण हेतु परिवारों का चिन्हांकन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया जाना है। धान की फसल का कीट प्रबंधन। शहडोल उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग शहडोल RP झारिया ने धान की फसल का कीट एवं बीमारी से बचाव के सलाह देते हुए बताया कि फील्ड विजिट के दौरान धान फसल में विभिन्न प्रकार के कीट एवं बीमारी देखी गई है, जिसका प्रकोप बढ़ने की संभावना है। वर्तमान समय में धान की फसल में कीट एवं बीमारी के लक्षण एवं उपचार के संबंध में निम्न सलाह दी जाती है। किसान वर्तमान में धान का झुलसा रोग, यदि धान फसल की पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं और पत्ती के दोनों किनारे सूखने जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हुए पूरी पत्ती बाद में सफ़ेद हो जाए तो ये सुलझा रोग के लक्षण होते हैं। उन्होंने बताया कि इसके नियंत्रण हेतु ट्राइसाइक्लोजन अथवा हेक्साकोनाजोल 1 से 1.50 प्रति मिलीलीटर प्रति लीटर दर से छिड़काव करें। साथ ही धान की फसलों में गाल मेज तथा तना छेदक कीट का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, जिसके नियंत्रण हेतु फिपोलिन 0.3 दावेदार 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।
जिले के सभी किसानों से अपील है कि किसान अपने खेतों का सतत निरीक्षण करते हुए उपरोक्त अनुसार लक्षणों के आधार पर अनुशंसित दवाओं का निर्धारण करें और उसी हिसाब से मात्रा का उपयोग करते हुए फसल का उपचार करें, जिससे फसल को संभावित नुकसान से बचाते हुए अधिक उत्पादन लिया जा सके। किसान समृद्धि शिविर लगेंगे। छिंदवाड़ा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल अंचल द्वारा 3 से 20 सितंबर तक किसान समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम बैंक छिंदवाड़ा क्षेत्र की 53 शाखाओं के साथ ही सिवनी और बालाघाट जिलों में आयोजित किया जाएगा। इन तीनों जिलों के किसान बैंक की शाखाओं में जाकर इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। इसी तारतम्य में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत 3 जिले छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट आते हैं। इन तीनों ने ही जिलों में बैंक अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक के पास कृषकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों का ऋण स्वीकृत पत्र भी प्रदान किए जाएंगे और किसानों को ऋण योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। और आज के समाचारों में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।